नमस्कार विद्यार्थियों। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें विशेष रूप से हम पढ़ रहे थे सहायक संधि प्रथा के बारे में। तो विद्यार्थियों, हमने सहायक संधि प्रथा है उसकी पृष्ठभूमि को जान लिया था और जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं जो सहायक संधि के जनक हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया था। इसी क्रम में विद्यार्थियों अब हम आज जानेंगे सहायक संधि जो है उसकी प्रमुख शर्तें क्या थी और इन सहायक संधि जो है उसकी प्रमुख शर्तों को किस प्रकार जो है कंपनी ने भारत के अंतर्गत लागू किया। तो नंबर 1 है कि जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं उनके विदेशी मामलों में कंपनी का नियंत्रण होना। तो विद्यार्थियों, जो पहली बात हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार जो राज्य है वह सहायक संधि स्वीकार करता था उसकी जो वैदेशिक शक्ति है वो क्षीण हो जाती थी, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उस राज्य के जो वैदेशिक मामले हैं उन पर कंपनियों का नियंत्रण हो जाता था। और इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कंपनी सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी अन्य शासक के साथ युद्ध कर सकता था, न ही किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता करता था। अर्थात इस प्रकार की जो संधि है उसके राज्य की जो बाह्य स्वतंत्रता थी वह समाप्त हो जाती थी। इस प्रकार हम जानेंगे कि यह किस प्रकार ये जो संधि है भारतीय जो शासक हैं उनको पंगु बना रही है। तो आप विद्यार्थी इस चीज़ को समझिए कि राज्य की बाह्य स्वतंत्रता को जो है कंपनी सरकार के द्वारा रोका जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है और उसके विदेशी मामलों के अंतर कंपनी का नियंत्रण होता है। नंबर 2 है सहायक संधि जो स्वीकार करने वाला जो राज्य है वह अन्य विदेशी शक्ति से समझौता नहीं करेगा। किसी भी अन्य शक्ति के साथ वो समझौता नहीं करेगा। और इस संधि को जो स्वीकार करने वाला जो राज्य है वो अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपियन, विशेष रूप से फ्रांसीसियों को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता, न ही अपने राज्य में उसे रहने की अनुमति देगा। और इसी शर्त का जो मुख्य उद्देश्य था वह देशी राज्यों में फ्रांसीसियों के प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, क्षीण कर देना है। और इस प्रकार जो है जो स्वीकार करने वाला जो राज्य है, संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य है वह किसी भी विदेशी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेगा। इसी शर्त के अंतर्गत जो है नंबर 3 है कि संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य है उसके द्वारा ही कंपनी के द्वारा जो सेना नियुक्त की जाती है उसके लिए उसका सेना का व्यय भी वह संधि स्वीकार करने वाला राज्य के द्वारा ही जो है उसको बोझ के रूप में माना जाए या उस संधि की शर्तों के रूप में माना जाए, उसको वहन करना होगा। इस संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य होगा वह अपने राज्य में कंपनी की एक सेना उसको रखनी पड़ेगी और उस सेना का समस्त व्यय जो है उस राज्य को देना पड़ेगा। और यदि कोई राज्य इस सहायक सेना का व्यय नहीं देगा तो उसके लिए उसको धन अगर नहीं दे सकता है अगर वो, तो उस धनराशि के बराबर आय का अपना एक भूभाग है वो कंपनी के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा, कंपनी को सौंपना पड़ेगा कि वह उस सेना का खर्चा क्या है वह नहीं कर सकता। इसीलिए वह एक भूभाग है उसको मतलब कैश के रूप में, धनराशि के रूप में नहीं दे सकता, इसलिए वह भूभाग है वो कंपनी को देगा। और कंपनी उस आय को प्राप्त करके जो उस सहायक संधि वाले जो राज्य में जो सेना रखी गई है उसकी पूर्ति करेगा। अगला बिंदु है कंपनी द्वारा संधि स्वीकृत राज्य में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति। तो विद्यार्थियों, इस संधि को जो स्वीकार करेगा वह राज्य है वो अपने राज्य के अंतर्गत कंपनी का एक प्रतिनिधि रखेगा जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है, वह उसके अंतर्गत रहेगा। अपने राज्य में उसे रखने की उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी और यह अंग्रेजी जो अधिकारी है प्राय जो है राज्य की जो राजधानी है अथवा उसके जो निकट रहता था और कंपनी और संबंधित राज्यों के बीच में कड़ी का कार्य करता था। वह राज्य की शासन व्यवस्था का पूरा ध्यान रखता था और इस प्रकार राज्य की जो आंतरिक स्थिति है उसका भी उसे ज्ञान हो जाता था। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ कंपनी कहती है कि वह राज्य के आंतरिक तथा बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, दूसरा वह क्या कहती है कि जो राज्य के जो सहायक संधि स्वीकार करेंगे वो विदेशी जो मामले हैं उसके अंतर्गत
कंपनी की अनुमति के बिना किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी, किसी के द्वारा किसी भी विदेशी शक्ति को अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देगी, और कंपनी द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों को जानने के लिए एक एजेंट नियुक्त कर दिया। तो ये महज कहने का ही था कि वह राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, जबकि शर्तों के अनुसार है, जबकि अप्रत्यक्षतः या दूसरे शब्दों में कहें पूर्णतः आंतरिक तथा बाह्य मामलों में सहायक संधि के द्वारा कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो विद्यार्थियों, अगला इसी क्रम में बिंदु है 5वां, कंपनी द्वारा राज्य के आंतरिक तथा बाह्य मामलों में रक्षा का आश्वासन। तो विद्यार्थियों, हमने इस पर चर्चा कर ली है कि कंपनी कह तो रही है कि राज्य के आंतरिक तथा बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जबकि उसकी जो नीति है पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों के अंतर्गत राज्य के द्वारा विदेशी मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना जो है। लेकिन कंपनी की क्या दलील है? कंपनी की दलील है कि इस संधि को जो स्वीकार करने वाला जो राज्य है उसको राज्य की कंपनी यह आश्वासन दे देगी कि उस राज्य पर अन्य कोई शक्ति आक्रमण करती है तो कंपनी उस राज्य की रक्षा करेगी, और उस राज्य में अगर आंतरिक विद्रोह होता है तो कंपनी उस विद्रोह को समाप्त करने का दायित्व स्वयं ग्रहण करेगी। देखो विद्यार्थियों, कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। वह कह तो रही है कि बाह्य आक्रमणों पर राज्य की रक्षा करेगी, दूसरा वह कह रही है आंतरिक विद्रोह होगा तो वो वहाँ पर उसको निपटाएगी, जबकि आंतरिक तथा बाह्य मामलों में कंपनी पूर्णतः वो यानी जो राज्य है पूर्णतः कंपनी की गिरफ्त में है। विद्यार्थियों, अगला इसके अंतर्गत बिंदु है कंपनी द्वारा राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन। तो इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी यह आश्वासन देती थी कि राज्य के आंतरिक प्रशासन में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अंतिम बिंदु है दोनों पक्ष अर्थात राज्य एवं कंपनी के मध्य घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने का समझौता होता था या वादा होता था। कंपनी का मानना था कि दोनों पक्षों में क्या थी? घनिष्ठ मित्रता थी, यानी कि एक पक्ष का मित्र उसका मित्र और एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन, इस प्रकार की जो है बात उन्होंने रखी कि कंपनी का जो दुश्मन होगा वो संधि स्वीकृत करने वाले राज्य का दुश्मन होगा, दूसरा राज्य का जो दुश्मन होगा वह कंपनी का दुश्मन होगा। ये केवल कागजों में था, यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं था। कंपनी और संबंधित राज्य के बीच में ये संधि समानता के आधार पर होती थी। तो विद्यार्थियों, सहायक संधि है, इसकी प्रमुख शर्तें हैं, इस पर आपके लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है या छोटे प्रश्नों के अंतर्गत अति लघुतरात्मक के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि सहायक संधि की किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए। विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, या 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सहायक संधि को बनाने वाले जनक कौन थे या कौन से गवर्नर जनरल के तहत जो है सहायक संधि जो है लागू की गई। तो ये प्रश्न छोटे और बड़े इस पर बनते हैं। अब विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत आगे जो है लॉर्ड वेलेजली है, उसके बाद में जो सहायक संधि है उसमें क्या परिवर्तन आते हैं या क्या मोड़ बिंदु आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सहायक संधि की शर्तें हमने पढ़ ली है, इसके पश्चात अब हम पढ़ रहे हैं कि जो लॉर्ड वेलेजली है उसके पश्चात सहायक संधि में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेजली के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स है, उसके समय उसका कार्यकाल रहा है 1813 से 1823 के आसपास का रहा है। तो उसने इस प्रथा के अंतर्गत एक नई स्कीम जोड़ी, उसके अंतर्गत उसने कहा कि जो कंपनी जिस राज्य को सुरक्षा और शांति प्रदान कर रही है वह उसे इस संधि के अलावा एक वार्षिक खिराज भी देगा, एक निश्चित राशि भी देगा, निश्चित कर भी वसूल करेगा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद भारत आने के समय तक प्रत्येक भारतीय राज्य किसी न किसी शक्ति का प्रभुत्व स्वीकृत करते हुए उस शक्ति को वार्षिक खिराज अदा कर रहा था। तो उनका मानना था अंग्रेजों को कि जो चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं को आप दे रहे थे वही अब हमें भी आपको देनी होगी। इस प्रकार से उसने जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स है उन्होंने भी, या दूसरे शब्दों में हम कहे कि लॉर्ड वेलेजली के पश्चात कंपनी का जो नियंत्रण है या कंपनी का जो मकड़ी रूपी जाल है वो धीरे धीरे आगे फैलता गया। विद्यार्थियों, अब हम अंतिम रूप से बात करते हैं कि जो सहायक संधि प्रथा है उसकी समीक्षा की। देखिए, वेलेजली की जो एक सहायक संधि प्रथा है वो अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत
बहुत अधिक मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में काफ़ी अच्छी सिद्ध हुई। वेलेजली ने इस प्रथा अथवा नीति को बड़े कारगर ढंग से लागू किया और कंपनी को इससे केवल लाभ ही लाभ मिला और भारतीय राज्यों को भारी क्षति उठानी पड़ी। देखिए विद्यार्थियों, आपको बताएं, जब लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत आया, उसी में अंतर्राष्ट्रीय अगर हम पटल पर बात करें तो एक महान जो शक्ति है फ्रांस, उस समय अगर हम यूरोपीय राष्ट्र की बात करें तो इंग्लैंड के बाद फ्रांस एक बड़ी शक्ति थी। और तत्समय जो नेपोलियन है वो जो विश्व विजेता के रूप में बढ़ रहा था, यूरोप में काफ़ी अपना फैलाव और अपना वर्चस्व स्थापित करने के पश्चात जो नेपोलियन की शक्ति जो भारत में आने के लिए तैयार थी, लॉर्ड वेलेजली का कथन है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेपोलियन का जो भूत है वो मुझे सोने नहीं देता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होकर के आ रही थी। जो नेपोलियन का जो प्रभाव था वो भारत में बढ़ने वाला था, तो उसकी बढ़ती हुई शक्ति से कंपनी काफ़ी भयभीत थी। उसके भय था कि कहीं नेपोलियन भारत पर आक्रमण न कर दे। अतः कंपनी ने जो अपनी सैनिक शक्ति है उसको वो अधिक से अधिक वृद्धि करना चाहती थी, किंतु कंपनी के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है 1776 में अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें उसकी काफ़ी जो प्रतिष्ठा है उसको आघात मिला है। इसलिए जो वेलेजली है उसने बड़ी चतुराई से काम लिया और सहायक संधि जो प्रथा है उसके माध्यम से कंपनी की सेना में उसने वृद्धि कर ली। उसके खर्च भी कंपनी को वहन नहीं करना पड़ता था। यद्यपि जो भारतीय राज्य हैं उसमें कंपनी की जो सेना है उस राज्य की सुरक्षा के लिए रखी जाती थी, किंतु इस सेना का प्रयोग करने का अधिकार केवल कंपनी के पास था, क्योंकि वो सेना कंपनी की थी। और राज्य है वह आंतरिक तथा बाह्य मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करने की बात है। जबकि हमने आपको बताया कि किस प्रकार कंपनी पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से आंतरिक जो है स्थिति है उसके अंतर्गत राज्य में हस्तक्षेप कर रही थी। तो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है बड़ी चतुराई से अपना जो फैलाव है वो बहुत अधिक कर रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें थे कि सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की जो सैनिक सीमाएं हैं और उसकी राजनीतिक सीमाएं दोनों बहुत आगे निकल चुकी थी। 1805 ईस्वी में कंपनी की राजनीतिक सीमा जो है बिहार तथा कुछ गिने चुने स्थानों तक की थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उत्तर भारत के अंतर्गत अवध और उसके आगे तक दक्षिण में अगर हम कहें कर्नाटक तक है, कंपनी की जो सीमाएं हैं वो काफ़ी फैल गई और कंपनी की राजनीतिक जो सीमा है पूर्णतः सुरक्षित हो गई, क्योंकि उन राज्यों के माध्यम से जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं उन पर उसका सेना का जो बोझ है वो कम हो गया, प्लस उस राज्य की बाह्य तथा आंतरिक मामलों में कंपनी के द्वारा हस्तक्षेप होना शुरू करा। और इस व्यवस्था से कंपनी की अनेक जो राजनीतिक सीमा है उसके विस्तार का अवसर भी मिल गया। निजाम के साथ सहायक संधि हो जाने के बाद सबसे पहले आपको पता है हैदराबाद ने जो है इस संधि को स्वीकार किया। उसके बाद मैसूर पर विजय करना बहुत आसान हो गया और धीरे धीरे जो भारतीय राजा हैं वो अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आने लगे और सहायक संधि को वो अपनाने लगे। तो अब जो कंपनी है से जो संधि करने वाले जो राज्य है एक दूसरे से सीधा संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको कंपनी को एजेंट के रूप में या मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करना पड़ता था। और कंपनी के लिए इन जो भारतीय शासक को एक दूसरे से अलग रखने का भी अवसर मिल गया। देखो चतुराई से लिया कि ना तो राज्य है वो अनुमति नहीं मिलेगी और प्लस उसका मध्यस्थ का कार्य करने का होगा। इस प्रकार भारतीय राज्यों को समाप्त करने का अथवा उसे दबाने का उसे अवसर मिल गया। और जो फ्रांसीसी भय था जिसकी आशंका थी उसकी भी उसे क्या हो गया, उस भय से भी क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जो सहायक संधि व्यवस्था है वो भारतीय राज्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हुई और भारतीय राज्य अपने जो क्षेत्र है उसमें जो कंपनी की सेना रखते थे वो बहुत अधिक खर्चीली होती थी, उसका व्यय उठाना पड़ता था। इसके अलावा अगर जो कंपनी का जो क्षेत्र है उसमें विस्तार भी मिला, अगर सेना का व्यय नहीं होगा तो उसके भूभाग में भी कमी होने लगेगी। और सहायक संधि जो व्यवस्था के अंतर्गत जो भारतीय राज्य है अपने राज्य में कंपनी का एक रेजिडेंट तथा पॉलिटिकल एजेंट रखेगा तो वह उसका प्रतिनिधि है। हालांकि वो शांति व्यवस्था के लिए कहते थे, लेकिन उसका ऐसा कुछ नहीं था। और धीरे धीरे क्या हुए, बाह्य आक्रमण की जो रक्षा करने का दायित्व कंपनी ने ग्रहण कर लिया था। अतः जो भारतीय शासकों को न तो आंतरिक शांति बनाए रखने की चिंता थी, न ही बाह्य आक्रमण की सुरक्षा करने की। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या हुआ कि जो भारतीय शासक थे, भारतीय जो
रियासतों के प्रतिनिधि थे वह क्या हो गए, आक्रमण्य हो गए, आलसी हो गए। कंपनी ने भी अपने हितों की स्वार्थियों को पूर्ति रखने के लिए इनको अधिक से अधिक आक्रमण्य बनाने की कोशिश करी और इन आक्रमण्य शासकों को अपना समर्थन देना शुरू करा। टॉमस मुनरो एक बहुत बड़े जो है विद्वान रहे हैं, इतिहासवेत्ता भी रहे हैं। उन्होंने ठीक ही लिखा है कि इन राज्यों ने अपनी जो स्वतंत्रता है और राष्ट्रीय चरित्र का त्याग करके अपनी सुरक्षा उनको उससे खरीद ली थी और शासकों की अकर्मण्यता और विलासिता के कारण उनके राज्य धीरे धीरे पिछड़ते गए और कंपनी के नियंत्रण दिनों दिन और अधिक बढ़ते गए। राज्य की जनता को भी जो आक्रमण्य और विलासी शासकों से पदच्युत करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया, क्योंकि यदि राज्य की जनता अपने शासकों के विरुद्ध हो जाती थी तो कंपनी उसको राज्य का आंतरिक विद्रोह मानते हुए उसे दबाने की कोशिश करती थी। तो विद्यार्थियों देखिए कितनी बड़ी पॉलिसी है जो काम कर रही थी अंग्रेजों की। भारतीय शासकों को आक्रमण्य बनाया जा रहा है, अगर जनता अपने शासक आक्रमण के विरुद्ध है तो कंपनी फिर उसको सहायता दे रही है। उसे बाह्य मामलों के अंतर्गत किसी विदेशी शक्ति से समझौता करने का अधिकार नहीं है, आंतरिक मामलों में पॉलिटिकल एजेंट लगा रखा है। इस प्रकार जो भारत जो सहायक संधि है वो पूर्णतः जो भारतीय शासक है उनके लिए क्या हुई, एक हानिकारक सिद्ध हुई और इससे न केवल भारतीय शासकों का ही पतन हुआ बल्कि राज्य की जनता का मनोबल भी गिर गया।